friends and students, my name is रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज की जो वीडियो है ये वीडियो है यूनिट 3 की आपकी इलेक्ट्रिकल साइंस की वन शॉट वीडियो है। देखिए इसमें क्या है कि थ्योरेटिकल मैक्सिमम जो पोर्शन है यूनिट 3 में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं इसमें या तो डीसी जनरेटर से है ना, जिसमें डीसी जनरेटर का जो फार्मूला होता है E=φN/Pz/60A, या फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर से कि आपको सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट करनी हो, रोटर स्पीड कैलकुलेट करनी हो, स्लीप कैलकुलेट करनी हो, है ना। अदरवाइज इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आता है। तो यूनिट 3 में क्या है, मशीन है। देखिए मशीन जो होती है, देयर आर 2 टाइप ऑफ मशीन। ये डिपेंड करती है कि आपने सप्लाई कौन सा दिया है। यदि आपने डीसी सप्लाई दिया है तो डीसी मशीन होगी, यदि एसी सप्लाई दिया है तो एसी मशीन होगी। एसी में भी आपके 2 टाइप्स होते हैं, एक इंडक्शन होता है, एक सिंक्रोनस होता है। इंडक्शन मशीन जो इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करेगा, है ना, जैसे ट्रांसफार्मर जो होता है इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, उस मशीन को बोलते हैं इंडक्शन। जो मशीन सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगा, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है NS=120F/P, तो जो मशीन सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगा वो सिंक्रोनस हो जाएगा, है ना। और जो आपका इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंडक्शन मशीन। अब डीसी में 2 टाइप के, चाहे मशीन देखिए कोई भी हो, चाहे एसी हो चाहे वो डीसी हो, वो हमेशा 2 टाइप्स का होता है, या तो डीसी मोटर होगा या तो डीसी जनरेटर। सिमिलरली एसी मशीन हुई। मशीन जब भी हम मशीन की बात करेंगे तो अंडरस्टूड है कि जनरेटर भी होगा एंड मोटर भी होगा। अब डीसी जनरेटर मशीन तो 2 टाइप के हो गए, डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। यहाँ ये भी समझ ले, जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जस्ट अपोजिट मोटर होगा। मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब इसके भी टाइप्स होते हैं। एक चीज़ और है, जो टाइप्स डीसी जनरेटर के होते हैं वही सेम टाइप डीसी मोटर के होते हैं। मतलब डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर, डीसी कंपाउंड जनरेटर, सेम डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर एंड डीसी कंपाउंड मोटर। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। मैं क्वेश्चन वाइज ही इस वीडियो को वन शॉट वीडियो को डिस्कस कर दे रहा हूँ। वाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, एक्सप्लेन एनी वन मेथड फॉर स्टार्टिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होता है, और कोई भी एक मेथड आप स्टार्ट करने के लिए एक्सप्लेन करिए। एक थ्योरी होती है जिसको बोलते हैं डबल रिवॉल्विंग व्हील थ्योरी। वो क्या कहती है, आप केवल इस वीडियो को सुनिए, आप केवल इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको पूरी यूनिट तैयार हो जाएगी। ध्यान से सुनिए बस। डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी कहती है कि एनी सिंगल फेज सप्लाई हैव 2 कंपोनेंट विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कोई भी सिंगल फेज सप्लाई होगा तो उसके 2 कंपोनेंट होगा, मैग्नीट्यूड में क्या होगा, इक्वल होगा, डायरेक्शन में क्या होगा, वो आपका अपोजिट होगा। अब जब सिंगल फेज मोटर है तो सिंगल फेज सप्लाई देंगे, अंडरस्टूड है। तो जब सिंगल फेज सप्लाई देंगे तो उसके 2 कंपोनेंट होगा, एक फॉरवर्ड होगा, एक क्या हो जाएगा आपका बैकवर्ड होगा। तो फॉरवर्ड फील्ड की वजह से फॉरवर्ड टॉर्क डेवलप होता है, बैकवर्ड टॉर्क की वजह से बैकवर्ड टॉर्क। तो इसका आंसर क्या हो गया, इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ड्यू टू सिंगल फेज एसी सप्लाई देयर आर 2 टॉर्क डेवलप, वन इज फॉरवर्ड टॉर्क एंड अदर इज बैकवर्ड टॉर्क। बोथ टॉर्क आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, therefore the value of resultant torque is equal to 0, that's why single phase induction motor is not self starting, है ना। तो रही बात कैसे स्टार्ट करेंगे, तो अब करते क्या है कि हम एक जो वाइंडिंग है, जो वाइंडिंग सप्लाई सिंगल वाइंडिंग है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, है ना। एक हो जाता है आपका मेन वाइंडिंग, दूसरा होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो दीज आर द डिफरेंस मेथड। जैसे आपका रजिस्टेंस स्टार्ट, उसको स्प्लिट फेज मेथड भी बोलते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट मेथड भी बोलते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मेथड बोलते हैं, परमानेंट कैपेसिटर मेथड भी बोलते हैं। तो ये बात समझने वाली है कि आप ध्यान से समझें कि जैसे अब ये एक मेथड समझ लिए, एक मेथड आप समझ ले जाएंगे तो बाकी मेथड आप समझ ले जाएंगे। देखिए हमें, अच्छा हाँ, जो मेथड ऑफ स्टार्टिंग है, जब से आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो आपको ये भी बता सकते हो कि हाँ, रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड टाइप के मोटर होता है, कैपेसिटर स्टार्ट मेथड मोटर होता है ना। मतलब जो मेथड ऑफ स्टार्टिंग है वही टाइप्स ऑफ मोटर है।
तो हमने क्या किया, एक ये मेन वाइंडिंग हो गई, एक हो गई स्टार्टिंग वाइंडिंग, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक के रेजिस्टेंस ज़्यादा रखा, एक का रेजिस्टेंस क्या रखा, कम रखा। इससे क्या होगा कि जो जैसे मान लीजिए पैरेलल में है, किस में है, पैरेलल में है, तो जब पैरेलल में है तो हम उसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, वोल्टेज लेंगे। क्या लेंगे, वोल्टेज। ये गलत बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे क्या ले लेंगे, वोल्टेज। मान लीजिए हमारा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस हाई है तो ये आई एस टी हो जाएगा, फेज एंगल कम होगा। इसकी मान लीजिए लो है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस कम है तो इसका जो फेज एंगल ज़्यादा हो जाएगा, आई एम का। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा अल्फ़ा, इसी का जो मतलब ड्यू टू मेन वाइंडिंग करेंट और स्टार्टिंग वाइंडिंग करेंट, है ना, दो फील्ड डेवलप होगा, एक आपके स्टार्टिंग वाइंडिंग की वजह से, एक मेन वाइंडिंग के, दोनों की वजह से एक रिजल्टेंट करंट आई एम होगी, है ना। और वहीं आई एम की वजह से हमारा मोटर क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। जब मोटर स्टार्ट होगा तो होता क्या है कि जैसे ही अपनी 70 to 80% स्पीड पे पहुंचेगा, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल स्विच ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा और मेन वाइंडिंग की वजह से हमारा मोटर क्या हो जाएगा, रन करेगा। बट होता क्या है कि टॉर्क जो होता है प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फ़ा होता है, और साइन की खासियत है कि अल्फ़ा 90 होगा तो साइन मैक्सिमम होगा, अल्फ़ा 0 होगा, मतलब अल्फ़ा कम होगा तो साइन की वैल्यू कम होगी तो टॉर्क भी कम होगा, है ना। तो इस केस में अल्फ़ा की वैल्यू कम होती है तो जो टॉर्क डेवलप होता है वो बहुत हाई नहीं होता है, लो टॉर्क होता है ना। इसीलिए हम इस मोटर को बहुत उसमें यूज करते हैं जहाँ पे लो टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। हम बहुत ज़्यादा इस मोटर को बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। तो अब रही बात कि करें तो क्या करें, फिर हम करते क्या हैं कि हम अब इसमें क्या करेंगे, कैपेसिटर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जब लगाएंगे, जैसे जहाँ पे यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम क्या करेंगे, कैपेसिटर लगा देंगे। तो कैपेसिटर लगाने से होगा क्या, हमारा कैपेसिटर लगाने से होता क्या है कि जो जैसे यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिए, अब क्या होगा कि ये करंट जो होगी ये वाली, ये अब लीड करेगी और ये वाली लैग करेगी। तो अब दोनों के बीच के एंगल जो होगा अल्फ़ा होगा और नियर अबाउट 90 डिग्री होगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि टॉर्क प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फ़ा होता है। अब अल्फ़ा ज़्यादा होगा तो टॉर्क भी क्या होगा, ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो टॉर्क भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस मोटर में कि स्टार्टिंग के केस में ही टॉर्क ज़्यादा होगा, है ना। हमें क्या चाहिए कि स्टार्टिंग में भी फैन प्रॉपर स्पीड से चले, रनिंग में भी। ऐसे नहीं कि फैन स्टार्ट किया तो ज़्यादा चले और उस समय और उसके बाद जब रन करने लगे तो प्रॉपर ना चले, हमें यूनिफॉर्म स्पीड चाहिए होता है। तो अब इसके लिए क्या करें, अब इसके लिए क्या करते हैं कि एक मतलब यूजेज तो सेम है। हम क्या करते हैं, फ़ैन में यूज करते हैं, ग्राइंडर में, मिक्सर में, हेयर ड्रायर में, ये सारी जगहों पे हम लोग क्या करते हैं, इस मोटर को यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अब इसको भी भाई, इस मेथड को भी बहुत ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। तो अब कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मेथड। देखिए एक डायग्राम याद करिए, पहला वाला, इसमें यहाँ कैपेसिटर लगा दिए तो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर मेथड हो गया। एक और कैपेसिटर लगा देंगे तो इसको बोलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मेथड। अब हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि यदि हम बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि दो कैपेसिटर लगाने से, जैसे यहाँ पे दो कैपेसिटर लगा दिए, एक रन के लिए, एक स्टार्ट के लिए, तो ये कॉस्टली हो जाएगा। हमारे इंडिया में हम वो चीज़ को प्रीफर करते हैं जो इकोनॉमिकल होता है ना। तो इसीलिए अब क्या करते हैं, ये मेथड तो अच्छा है, ये इसमें हम स्टार्ट भी और रनिंग केस में हमारा यूनिफॉर्म स्पीड मिलेगी, पावर फैक्टर भी बेटर होगा, टॉर्क भी हाई होगा, बट ये कॉस्टली होता है, डेट्स वाई हम इसको प्रीफर नहीं करते हैं। तो किसको प्रीफर करेंगे, तो सबसे हो जो होता है आपका परमानेंट कैपेसिटर मेथड। परमानेंट कैपेसिटर मेथड में क्या करते हैं, स्विच को हटा देते हैं, हर एक कैपेसिटर लगा देते हैं जो स्टार्टिंग एज वेल एज रनिंग दोनों को केस में काम करता है। तो ये जो मेथड होते हैं सबसे ज़्यादा हम लोग प्रीफर करते हैं। और एसी में, कूलर में, ग्राइंडर में, मिक्सर में, हेयर ड्रायर में, हर जगह ये परमानेंट कैपेसिटर मेथड यूज होता है। अब आता है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखिए
कोई भी एसी मोटर हो, चाहे सिंगल फेज हो, चाहे 3 फेज हो, चाहे इंडक्शन हो, चाहे सिंक्रोनस हो, उसके मेनली 2 पार्ट होंगे, ये ध्यान रखिएगा। पहला स्टेटर होगा, दूसरा रोटर होगा। स्टेटर जो होता है स्टेशनरी होता है, रोटर रोटेटिंग होता है। अब रोटर भी 2 टाइप्स के होता है, स्क्वायरल केज एंड स्लिप रिंग। इसी के टाइप्स पे आपके मोटर के टाइप्स भी है। आपसे पूछा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोटर, तो स्क्वायरल केज टाइप्स मोटर एंड स्लिप रिंग मोटर। वर्किंग प्रिंसिपल हम देखिए क्या कर ये जो इंडक्शन मोटर होता है सिमिलर ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पे काम करता है। हम 3 फेज सप्लाई देंगे स्टेटर पे, इसके वजह से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये गैप जो है एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, ये जो गैप है ना, ये बीच का जो एरो दिख रहा है, ये बीच का, इसमें एक आरएमएफ डेवलप होगा और ये जिस स्पीड से रोटेट करेगा इसको सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, एनएस। और एनएस इक्वल टू होता है, एनएस इक्वल टू 120 रहा है, एनएस इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी पी नंबर ऑफ पोल होता है। तो अब जैसे सप्लाई देंगे एक फील्ड डेवलप होगा। रोटर स्टेशनरी होता है, तो ये फील्ड जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो कि एक ऐसे पड़ा हुआ कंडक्टर, अब यहाँ से फील्ड पास होगा तो कंडक्टर को क्या करेगा, कट करेगा। तो यही फैराडे का लॉ है कि वेनेवर फ्लक्स कट बाई कंडक्टर ईएमएफ इज इंड्यूस, तो रोटर पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो एक अलग करंट डेवलप करेगा, उसकी वजह से जो फील्ड डेवलप होगी रोटर फील्ड होगी। ड्यू टू स्टेटर फील्ड एंड रोटर फील्ड इनका इंटरेक्शन होगा और एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। वहीं टॉर्क क्या करेगा, मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क एज वेल एज रनिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा। इसीलिए क्या होता है, ये मोटर जो होता है सेल्फ स्टार्टिंग होता है और जिस स्पीड से रोटेट करता है उसको एन आर बोलते हैं। एन आर इक्वल टू होता है एन एस इंटू 1 माइनस एस। एन एस को बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, एस को बोलते हैं स्लिप। और स्लिप क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड इज नोन एज स्लिप, है ना। फिर है कि वाई 3 फेज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ये ध्यान देने वाली बात है। तो सिंक्रोनस मोटर एक ऐसा मोटर है जिसको हम लोग बोलते हैं डबली एक्साइटेड मशीन, मतलब रोटर पे डीसी सप्लाई देते हैं और इस पे एसी सप्लाई देते हैं स्टेटर पे। डीसी सप्लाई क्यों देते हैं भैया, क्योंकि इसकी हम पोलैरिटी, रोटर की पोलैरिटी क्या कर देते हैं, फिक्स करने के लिए। ड्यू टू डीसी सप्लाई इसकी पोलैरिटी फिक्स हो गया। और ये एसी सप्लाई दी है तो क्या करेगा, जब मतलब ये जैसे आप देखे होंगे आपकी हमारा जो सन है वो जैसे आप देखते हो कोई, जैसे कॉलेज में पढ़ते हो आप, तो कॉलेज क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो जाता है। आप कॉलेज आते हो, चाहे हॉस्टल में रहो चाहे बाहर रहो, कॉलेज नहीं शिफ्ट होता है। तो कॉलेज तो क्या हो गया आपका, जो रोटर यहाँ पे हो गया, मतलब डीसी सप्लाई दे दिया क्योंकि इसकी पोलैरिटी फिक्स करनी है, और आप जो हो गए यहाँ पे एसी हो गए। तो ड्यू टू 3 फेज सप्लाई ये बाहर वाले की पोल की पोलैरिटी चेंज होती रहेगी, अंदर वाले की पोलैरिटी फिक्स होगी। तो एक टाइम होगा, मान लो नॉर्थ ऑफ स्टेटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा साउथ ऑफ स्टेटर, तो ये रिपल करेंगे भाई, सॉरी अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे। फिर ये तो फिक्स हो गया रोटर वाला तो फिक्स हो जाएगा, बट स्टेटर वाला एसी सप्लाई की वजह से फिर चेंज हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा अब कि मान लो नॉर्थ पोल ऑफ स्टेटर, फिर हो जाएगा साउथ पोल ऑफ स्टेटर, तो ये तो अपोजिट पोल हो गया। अब फिर चेंज होकर के मान लो यहाँ पे साउथ पोल आ गया, यहाँ भी साउथ पोल ऑफ रोटर है, सर ये रोटर है, स्टेट मतलब सेम पोल हो गए। तो सेम पोल रिपल करेगा, अपोजिट पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ड्यू टू, अच्छा ये जो टॉर्क होता है यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, केवल और केवल एक डायरेक्शन में होता है और इतनी सफिशियंट नहीं होता है कि मोटर को स्टार्ट कर सके, इसीलिए क्या होता है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक, ये ध्यान रखना, टी याद करना पड़ेगा फॉर्मूला कि टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एस ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू होता है, जहाँ पे ई टू ई एम एफ इंड्यूस, एस स्लिप होता है, आर टू रोटर रेजिस्टेंस होता है, एक्स रिएक्टेंस होता है। इसके 3 केस है। पहला, जब हमारा दोनों स्पीड इक्वल हो जाएगा तो स्लिप की वैल्यू 0 होगी, स्लिप 0 होगा तो टॉर्क 0 होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। दूसरा केस होगा जब एन आर नियर अबाउट एन एस होगा, तो उस केस में भी स्लिप की वैल्यू कम होगी, स्लिप कम होगा तो ये वैल्यू जो रोटर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इसके कंपेयर में। तो इस टर्म को हम एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, इस वाला रिजेक्ट कर दिया हमारा, और ये कीपिंग कांस्टेंट टू टॉर्क की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, स्लिप का हो जाता है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। और नेक्स्ट केस है हमारा कि यदि हम रोटर स्पीड कम होगा तो ये वाली वैल्यू, जब ये वाला टर्म ज़्यादा हो जाएगा रोटर R2 से, इस केस में हमारा क्या हो जाएगा,
जो टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस होगा, तो जो ग्राफ का नेचर होगा पहले स्ट्रेट लाइन होगा, फिर यहाँ से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। इस वाले रीजन को स्टेबल बोलते हैं, इसको अनस्टेबल, क्योंकि इसमें स्पीड नियर अबाउट होती है, इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेन अ स्पीड कंट्रोल, ये पेपर में आएगा ही आएगा, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर या डीसी सीरीज मोटर। देखिए ये ईएमएफ इक्वेशन, ये न्यूमेरिकल आता है, ये डिराइव करने के लिए भी आ जाता है जनरेटर में। ईजी इक्वल टू होता है फाई एन पी जेड अपॉन 60 है। मोटर के लिए ईबी होता है ईबी इक्वल टू फाई एन जेड अपॉन पी 60 है। 5 फ्लक्स, एन स्पीड, पी नंबर ऑफ पोल, जे टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। ए डिपेंड करता है कि वाइंडिंग जो है लैप वाइंडिंग है या वेव वाइंडिंग। ए बराबर पी लैप के लिए और वेव वाइंडिंग के लिए ए बराबर 2 होता है। अब देखिए यदि हम रिलेशन निकालना चाहें एन और फाई में बाकी पैरामीटर कांस्टेंट करके, तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया हमारा, फाई हो गया है ना। तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई, मतलब फाई की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एन कम होगा, स्पीड कम होगा। मतलब क्या है कि फील्ड को चेंज करके हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं। अब रही बात कि भाई फाई कैसे चेंज होगा, तो फाई को चेंज करने के लिए फाई इक्वल टू होता है हमारा एम एम एफ अपॉन एस। फाई इक्वल टू एम एम एफ अपॉन एस। एम एम एफ क्या होता है, एन आई, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न, आई करेंट, एस रिलक्टेंस, यहाँ पे स्मॉल एन कर देते हैं इसको क्योंकि कैपिटल एन ऑलरेडी। तो या तो फाई बढ़ाने के लिए हम एन को बढ़ा दें टर्न को, या आई को बढ़ा दें, है ना। आई को भी बढ़ाएंगे तो फाई बढ़ेगा, स्पीड क्या हो जाएगा, कम होगा। एन को भी बढ़ाएंगे तो फाई बढ़ेगा, स्पीड क्या होगा, कम होगा। आई कम करेंगे तो फाई कम होगा, फाई कम होगा तो स्पीड बढ़ेगा। मतलब क्या है, एन को चेंज करके, आई को चेंज करके, रिलक्टेंस को चेंज करके हम फाई को चेंज कर सकते हैं। फाई चेंज होगा तो स्पीड की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आई कैसे चेंज हो जाएगा, तो आई इक्वल टू वी बाई आर होता है। रजिस्टेंस को चेंज करने के लिए रियोस्टेट यूज करते हैं। यदि रियोस्टेट की वैल्यू, विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट वी कैन इंक्रीज या डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस। आर बढ़ेगा तो आई कम होगा, तो रियोस्टेट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आई कम होगा, आई कम होगा तो फाई होगा, स्पीड बढ़ जाएगा है। फिर सिमिलरली आई कम करेंगे तो फाई कम होगा और स्पीड बढ़ जाएगा। आई हम इंक्रीज करेंगे तो फाइव इंक्रीज होगा और स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो बाई चेंजिंग द वैल्यू ऑफ रियोस्टेट, है ना, हम क्या करते हैं, एक होता है फील्ड डाइवर्टर मेथड, मतलब फील्ड जो, अच्छा सीरीज मोटर में क्या, शंट मोटर में क्या डिफरेंस है, आर्मेचर के साथ फील्ड वाइंडिंग सीरीज में होगा तो सीरीज मोटर होगा, आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ पैरेलल में होगा तो शंट मोटर। हम क्या करते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं फील्ड से पहले। अब यदि यहाँ आर की वैल्यू वेरी करेंगे तो करंट क्या होगा, यहाँ की वेरी करेगी, करंट वेरी करेगा तो हमारा फाई वेरी करेगा, फाई वेरी करेगा तो हमारा क्या करेगा, स्पीड भी वेरी करेगा। आर्मेचर डाइवर्टर में क्या करेंगे कि आर्मेचर से पहले एक अननोन रेजिस्टेंस, फिर वही सेम कहानी, आर को वेरी करेंगे तो आई वेरी करेगा, आई वेरी करेगा तो हमारा फाई, फाई वेरी करेगा तो स्पीड वेरी। टाइपिंग चेंज मेथड, हम डिफरेंट की टाइपिंग यहाँ स्विच लगा देते हैं, और यदि मान लीजिए इस पोजीशन पे यूज करेंगे तो सारा एन इन्वॉल्व है, एन बढ़ेगा तो फाई बढ़ेगा, फाई बढ़ेगा तो हमारा आई कम होगा। इसको मैं मान लीजिए 4 वाले पोजीशन पे, तो एक टर्म में होगा, एन कम होगा, एन कम होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, फाई कम होगा, फाई कम होगा तो स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी। सीरीज पैरेलल मेथड, ये हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा देंगे तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कम होगा, आर कम होगा तो आई क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, आई ज़्यादा होगा तो फाई ज़्यादा होगा, स्पीड कम हो जाएगी। सीरीज में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, मतलब रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। आर बढ़ेगा तो आई कम होगा, आई कम होगा तो हमारा फाई की वैल्यू कम होगी, और फाई कम होगा तो स्पीड बढ़ेगा। वोल्टेज कंट्रोल मेथड, इस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है, तो हम वोल्टेज को ही कम कर दें तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्सप्लेन द स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, और 3 फेज इंडक्शन को स्पीड कंट्रोल करने के लिए फार्मूला है एन एस इक्वल टू एन आर इक्वल टू क्या होता है, एन एस इंटू 1 माइनस एस, है ना, और एन एस इक्वल टू क्या होता है 120 एफ अपॉन पी। हम एफ को बढ़ाएंगे तो एन एस बढ़ेगा, एन एस बढ़ेगा तो एन आर बढ़ेगा, तो मतलब फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम स्पीड को घटा या बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली पोल को इंक्रीज करेंगे तो एन एस कम होगा, एन एस कम होगा तो एन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। पोल कम करेंगे तो एन एस बढ़ेगा, एन एस बढ़ेगा तो एन आर की वैल्यू बढ़ेगी। तो दीज आर द मेथड, पहला फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, पोल चेंजिंग मेथड, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, और स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, है ना। ये सब चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर को चेंज कर सकते हैं। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्टर इन 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये भी इंपॉर्टेंट है।
देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई स्टार्टर यूज इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम डायरेक्ट सप्लाई दे दें स्टेटर पे 3 फेज इंडक्शन मोटर के, तो स्टार्टिंग करंट जो होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है ना, 1.5 गुना ज़्यादा होती है फुल लोड करंट की। तो मोटर डैमेज हो सकता है, तो मोटर को प्रोटेक्शन करने के लिए, मोटर को प्रॉपर ऑपरेट कराने के लिए स्टार्टर यूज करते हैं। तो कौन कौन से स्टार्टर होते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल स्टार्टर, डायरेक्ट वोल्टेज DOL जो होता है डायरेक्ट ऑनलाइन वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ऑटो ट्रांसफार्मर एक ट्रांसफार्मर है, ये ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर अलग होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर अलग होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में करते क्या है कि एक ही वाइंडिंग जो होती है, जो प्राइमरी, ये सेकेंडरी हो गई, ऊपर वाला क्या हो गया प्राइमरी। तो इस हम टैपिंग, इसको टैपिंग बोलते हैं, टैपिंग को वैरी करके एन की वैल्यू वैरी करते हैं। और जब ई जो EMF होता है प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न का होता है, एन ज़्यादा होगा तो ई की वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना, हम इसको वैरी कर सकते हैं। तो भाई ये टैपिंग के हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं, और हमें यही तो करना है, वोल्टेज को शुरुआत में कम रखना है, फिर ज़्यादा कर देना है। स्टार डेल्टा स्टार्टर आपने पढ़ा है कि स्टार के केस में क्या होता है, VP इक्वल टू VL होता है, डेल्टा में क्या होता है, VP इक्वल टू VL/√3। तो इससे क्या हो जाएगा कि डेल्टा में वोल्टेज कम हो जाएगा, है ना। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर भी यूज करते हैं। उसके बाद आपका स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे शुरू में रेजिस्टेंस लगा देंगे, रेजिस्टेंस होगा तो ड्रॉप होगा, R ज़्यादा रखेंगे शुरू में, फिर हम क्या कर देंगे कम कर देंगे, तो उसकी वजह से वोल्टेज। ड्यूअल स्टार्टर ये फ्यूज के बेस पे काम करता है। फिर एक इस टॉपिक है इसमें कि 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर याद कर लीजिएगा आप लोग, डिपेंड करता है कि 3 फेज कनेक्शन पे। तो 3 फेज कनेक्शन क्या होता है, 2 टाइप का, एक होता है स्टार, दूसरा है डेल्टा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पे स्टार देंगे तो स्टार स्टार कनेक्शन, डेल्टा देंगे सेकेंडरी पे, प्राइमरी पे स्टार तो स्टार डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा प्राइमरी पे स्टार सेकेंडरी में तो डेल्टा स्टार कनेक्शन। फिर डेल्टा दोनों जगह डेल्टा, तो डेल्टा मतलब ट्रांसफार्मर 3 फेज कौन कौन से हो गया, स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, डेल्टा डेल्टा। एक होता है 3 फेज टू 2 फेज और एक होता है 3 फेज टू 6 फेज ट्रांसफार्मर। तो ये यूनिट 3 का 1 शॉर्ट वीडियो है, आप इसे अच्छे से पढ़ लें। और उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल जो आता है पेपर में, एक तो EMF EG इक्वल टू 5NPZ/60 है, जो भी इक्वेशन डिस्कस किया 5NPZ/60 है। उससे आता है, एक आता है सिंक्रोनस मोटर, रोटर निकालना, रोटर स्पीड, स्लीप कैलकुलेट करना, है ना, रोटर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना, पिछली बार आया था। तो मैं एक न्यूमेरिकल्स की भी वीडियो भी डाल दूंगा, है ना। फिर अब आज शाम को आपको इस यूनिट का फोर्थ यूनिट का 1 शॉट वीडियो एज वेल एज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एंड इंपॉर्टेंट फार्मूले के वीडियो मिलेगा। ओके, थैंक यू। मेरे राय क्लासेज को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।